नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी के अवैध कोचिंग और बेसमेंट पर चलाए गए हंटर की, पुणे के लोहगढ़ किले की उस खौफनाक और कलयुगी मंगेतर की, और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे कथित जमीन घोटाले की, और आखिर में बात होगी बिहार के भोजपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेजेशकियान का पीएम मोदी को न्योता, खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम में आने का निमंत्रण। अभिषेक बैनर्जी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, नहीं जा पाएंगे विदेश। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा खुलासा, एलडीए जांच में 18 अधिकारी और इंजीनियर दोषी पाए गए। भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन, जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश वर्मा को हटाया गया। अमेरिका की लाइब्रेरी में घुसकर 18 साल के लड़के ने की फायरिंग, 2 लोगों की मौत। अलीगंज की घटना एक सबक, ऐसी घटना दोबारा ना हो, बोले सीएम योगी। मुंबई में भारी बारिश, कई जगह जल भराव। कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से 8 लोग घायल, एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती। सोना चांदी हुआ सस्ता, 14,433 रुपए प्रति ग्राम, हुआ 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,000 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। लखनऊ का वो रिहायशी इलाका जहां पढ़ाई के नाम पर मौत का शोरूम चल रहा था, वहां लगी एक आग ने पूरे सूबे की सियासत और प्रशासन में वो भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई है। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में भड़की उस काल रूपी आग ने 15 मासूम युवाओं की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ले लिया। 15 घरों के चिराग बुझ गए, और वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों की हवस, नियमों को ठेंगे पर रखना और अधिकारियों की अंधाधुंध लापरवाही। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन मोड अब ऑन हो चुका है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले जितने भी सफेद पोश और भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। लखनऊ की इस त्रासदी को पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसने अवैध कोचिंग संचालकों और बेसमेंट के व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश नो कंप्रोमाइज की पॉलिसी पर चलेगा। आइए आपको बताते हैं इस मामले की पूरी जानकारी। सोमवार की उस मनहूस दोपहर को अलीगंज इलाके की उस 3 मंजिला इमारत में जब आग लगी तो वो कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि वो सीधे सीधे एक डेथ ट्रैपिंग यानी मौत का कुआं साबित हुआ। जांच में जो सच सामने आया है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस पूरी बिल्डिंग में आने और जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, और हद तो देखिए, इस इकलौते रास्ते को भी एयर कंडीशन पैनल्स, उलझे हुए बिजली के तारों और कबाड़ जैसे उपकरणों से पाट दिया गया था। जब आग लगी और आग भड़की तो बच्चों के पास भागने की कोई जगह ही नहीं बची। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, धुआं निकलने का भी कोई रास्ता नहीं। आग लगने के बाद कमरों में ऐसा दमा घोटू काला धुआं भरा कि ज़्यादातर मासूमों की मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती हैं कि ज़्यादातर बच्चों के हाथ की मुट्ठियां बंधी हुई थीं, और ये मुट्ठियां इस बात का सबूत हैं कि जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत कोशिश की। अब सोचिए वो कितनी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कितनी उन्होंने लड़ाई की होगी। और जब ये सब हो गया तब फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों को दीवारें काटकर अंदर घुसना पड़ा और बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। आपको बता दें, इस भीषण आग को बुझाने में 4 लाख लीटर पानी बहाना पड़ा। 20 फायर टेडर्स और एक विशाल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ने दिन रात एक करके 70 से 80 चक्कर लगाए, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। अब फायर विभाग ने साफ कह दिया है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जितना भी लाखों का खर्चा आया है वो पाई पाई उस अवैध कॉम्प्लेक्स के मालिक की जेब से वसूली जाएगी। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की और सीधे शब्दों में ऑर्डर पास कर दिया। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि अब से उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकेगा। बेसमेंट में क्लास लगाने पर पूरी तरह से ताला लगेगा। बेसमेंट सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की दुकान, ऑफिस या व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाएगी और इसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। अगर किसी बिल्डिंग का बेसमेंट पार्किंग के लिए पास हुआ है तो वहां सिर्फ गाड़ियां ही खड़ी होंगी, नोट छापने की मशीनें नहीं चलेंगी। दरअसल लखनऊ की वो बिल्डिंग नक्शे में आवासीय पास कराई गई थी, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाकर उसे कॉमर्शियल हब बना दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़क लहजे में कहा कि जमीन और भवन का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होगा जिसकी मंजूरी मिली है। रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे ऐसे धंधों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि यह अभियान जनता की भलाई के लिए है, इसीलिए कार्रवाई के नाम पर किसी भी निर्दोष को अनावश्यक परेशान या प्रताड़ित ना किया जाए, लेकिन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता भी नहीं होगा। वहीं योगी सरकार का आदेश मिलते ही पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन, विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त टीमों ने मिशन मोड में फायर सेफ्टी ऑडिट करना शुरू कर दिया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां हड़कंप ना मचा हो। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीसी नंदकिशोर के निर्देश पर 8 जोन की टीमों ने धावा बोल दिया। जांच में 206 ऐसी इमारतें मिली जहां फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरी तरह से फेल थे या उनके पास एनओसी ही नहीं थी, जहां प्राधिकरण ने तुरंत एक्शन लेते हुए 62 इमारतों को सील कर दिया है। इंदिरापुरम के गौर ग्रीन एवेन्यू में हुए हादसे के बाद सोसाइटियों, होटलों, बैंक्वेट हॉलों की भी बारीकी से जांच हो रही है। आपको बता दें, लखनऊ में भी सीएफओ राहुल पाल की अगुवाई में 81 कोचिंग सेंटरों पर छापा मारा गया, जिसमें से 35 सेंटर नियमों के खिलाफ चलते मिले। उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम देकर नोटिस थमा दिया गया। इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी अपने पूरे परिसर, हॉस्टल्स, लैब्स और लाइब्रेरी का व्यापक फायर ऑडिट करने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा विभाग की विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव ने सभी कप्तानों और जिला अधिकारियों को सर्वे के आदेश दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 3152 कोचिंग संस्थान ही रजिस्टर हैं, जबकि बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से हजारों कोचिंग सेंटर गलियों और छोटे छोटे कमरों में बच्चों को ठूस ठूस कर पढ़ा रहे हैं। आपको बताते चलें, हादसे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भ्रष्ट तंत्र की परतें खुलती जा रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जांच में 18 अधिकारी और इंजीनियर दोषी पाए गए हैं, जिनमें 5 जोनल अधिकारी भी शामिल हैं। एलडीए उपाध्यक्ष ने इन सभी दोषियों की रिपोर्ट शासन को कार्रवाई के लिए भेज दी है। इससे पहले एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया जा चुका है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2016 में इस अवैध बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन तत्कालीन प्राधिकरण अधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव ने उसे आदेश को ही निरस्त कर दिया था। अब एलडीए ने इस खूनी बिल्डिंग पर बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया है। मालिकों को 15 दिन की मोहलत दी गई है कि वो अपना पक्ष रखें। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो इस मौत की इमारत को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा। वहीं इस अग्निकांड के बाद सस्पेंशन की कार्रवाई को लेकर विभागों के अंदर भी जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। आग लगने के बाद बिजली विभाग के एजुकेटिव इंजीनियर गौरव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। अब विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति खुलकर मैदान में आ गई है। समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इंजीनियर गौरव कुमार को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया है। समिति का तर्क है कि बिल्डिंग में 2016 से एक अवैध कॉमर्शियल कनेक्शन था और लोड बढ़ाने की जानकारी रियल टाइम में इंजीनियरिंग को नहीं मिलती थी। अंदरूनी वायरिंग जबरदस्त रखने की जिम्मेदारी बिल्डिंग मालिक की थी। इसीलिए सस्पेंशन तुरंत वापस लेकर किसी टेक्निशियल एक्सपर्ट से निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसी तरह सस्पेंड हुए इंदिरा नगर के फायर सब स्टेशन ऑफिसर
कमलेंद्र कुमार सिंह ने भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर सारा ठीकरा अपने सीनियर यानी कि सीएफओ पर फोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि भवनों को फायर क्लियरेंस देने का अधिकार उनके पास नहीं है, बल्कि चीफ फायर ऑफिसर के पास होता है। इसीलिए कार्रवाई सीएफओ पर होनी चाहिए थी। हालांकि बाद में वो अपने इस बयान से मुकर गए और कहा कि उनसे ये सब जबरन लिखवाया गया था। सुनिए कमलेंद्र कुमार सिंह फायर सब स्टेशन ऑफिसर ने क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश इसे लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में वास्तविक दोषी की पहचान हुए निवेदन महोदय, दिनांक 22/6/26 को लखनऊ अलीगंज क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में आग में 15 मासूम छात्रों की मृत्यु हुई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया। इस संदर्भ में मेरे जैसे छोटे स्तर के अधिकारी एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई, किंतु यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है क्योंकि एफएसएसओ का कार्य क्षेत्र सीमित है। मेरा काम केवल स्थानीय निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित है। मेरे पास भवनों की फायर क्लियरेंस देने या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों को लागू करने का अधिकार नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी सीएफओ लखनऊ की है। सीएफओ ही पूरे शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था और भवनों को फायर क्लियरेंस देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस इमारत को आवासीय उपयोग के लिए पास किया गया था, उसे वर्षों से अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। यह तथ्य सीएफओ के संज्ञान में होना चाहिए था। आग लगने के बाद दमकल प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी सीएफओ की सीधी लापरवाही को दर्शाती है। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ सीएफओ पर की जाए। सीएफओ के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय एवं उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। आपका विश्वासी कमलेंद्र कुमार सिंह, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इंदिरा नगर, लखनऊ। वहीं दूसरी तरफ इस खौफनाक मंजर के बीच एक राहत की खबर। केजीएमयू अस्पताल से आई। हादसे में घायल हुए 7 लोगों में से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर जिस लड़के का बिल्डिंग से जान बचाने के लिए कूदने का वीडियो वायरल हुआ था, वो चमत्कारिक रूप से बच गया है। दरअसल बिल्डिंग के कूदते वक्त वो एक लोहे की राड पर गिर गया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी और पैरों में सूनापन भी आ गया था। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि लड़का अब आईसीयू में खतरे से बाहर है और डॉक्टरों ने साफ किया है कि उसे किसी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है, दवाओं से उसका इलाज चल रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बदहाल व्यवस्था और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हंटर की पूरी कहानी। 15 नौजवानों की मौत ने यह साबित कर दिया है कि जब चंद पैसों के लालच में सरकारी बाबू और अवैध कारोबारी हाथ मिला लेते हैं तो नतीजा ऐसे ही दर्दनाक लाशों के रूप में सामने आता है। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को ताला लगाया जा चुका है। 200 से ज्यादा इमारतों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और एलडीए का बुलडोजर तैयार है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी साफ कह दिया है कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा के माहौल से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि जब ये कमियां सालों से थी, जब ये कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में मौत का धंधा चला रहे थे, तब इन जिम्मेदार विभागों के अधिकारी और इंस्पेक्टर कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहे थे? क्या हर बार एक्शन लेने के लिए 15 मासूमों की आहुति देना जरूरी है? खैर, अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री के इस कड़े आदेश के बाद क्या उत्तर प्रदेश के बेसमेंट हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे या फिर कुछ दिनों के हंगामे के बाद भ्रष्ट तंत्र फिर से किसी नए हादसे का इंतजार करने लगेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज एक ऐसी खौफनाक और दिल को छलनी कर देने वाली दास्तान आपके सामने लेकर आया हूं,
जिसे सुनकर आपका प्यार, वफा और रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। जरा सोचिए, एक बाप अपने 26 साल के जवान बेटे के सिर पर शेरा सजाने के लिए सपने देख रहा हो, माँ चाव से शादी के गीत गा रही हो, राजस्थान का 17 करोड़ का आलीशान महल बुक किया जा चुका हो, मेहमानों के लिए 2-2 चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़े हों और अचानक खबर आए कि उसी दूल्हे की लाश 40 फीट गहरी खाई में मिली है। कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जिस मंगेतर को केतन अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था, जिसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता था, वही लड़की उसके खून की प्यासी निकली। जी हाँ, पुणे के ऐतिहासिक लोहगढ़ किले से पैर फिसलने की जिस खबर को एक हादसा मानकर दबाने की कोशिश की गई थी, पुलिस तफ्तीश में वह रूप कपा देने वाली सोची समझी साजिश निकली। सिया गोयल नाम की उस कलयुगी मंगेतर ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को मौत के घाट उतार दिया। केतन के लाचार पिता की आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। वो सिसकते हुए बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो साफ मना कर देती। मेरे हंसते खेलते बेटे की जान लेने की क्या जरूरत थी। आज इस खूनी साजिश की एक एक सनसनीखेज जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। आज सोशल मीडिया पर केतन और सिया की खुशियों से भरी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा जाए। एक वीडियो में दिखता है कि केतन अपनी मंगेतर सिया के लिए उसके जन्मदिन से पहले एक आलीशान प्री बर्थडे सरप्राइज प्लान करता है। वो उसे एक लग्जरी कार में पिकअप करता है, प्यार से गुलाब के फूल देता है और जैसे ही कार का सनरूफ खुलता है मानो गुलाब की चादर बिछ गई हो। सिया भी खुश होकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों एक रोमांटिक डेट पर लाइव म्यूजिक पर डांस करते दिखते हैं, लेकिन किसे पता था कि सोशल मीडिया पर दिख रही ये परफेक्ट लव स्टोरी अंदर से इतनी खोखली और जानलेवा थी। सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने सगाई तोड़ने और बदनामी मोल लेने के बजाय केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक रास्ता चुना। पुलिस की चार्जशीट और बयानों से जो खुलासा हुआ है वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है। जी हाँ, सिया और चेतन पिछले कई दिनों से केतन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार केतन को मारने की कोशिश की। पहली कोशिश 31 मई को। सिया पहली बार केतन को लोहागढ़ किले लेकर गई। वहां उसने सुनसान जगह देखकर केतन को चट्टान के किनारे से नीचे धकेल दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि केतन का हाथ एक मजबूत झाड़ी में फंस गया और वो बच गया। जब केतन ने हैरान होकर पूछा कि तुमने धक्का क्यों दिया, तो सिया ने शातिर दिमाग चलाया और तुरंत साफ साफ चिल्लाने लगी। उसने नाटक किया कि उसने तो केतन को सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। केतन उसके प्यार में अंधा था, इसीलिए उसने अपनी होने वाली पत्नी पर भरोसा कर लिया। दूसरी कोशिश 4 जून को। सिया ने फिर से 4 जून को लोहागढ़ जाने की जिद पकड़ी, लेकिन केतन की मां, जो कि 31 मई वाली घटना से डरी हुई थी, उन्होंने केतन को दोबारा जाने से साफ मना कर दिया और ये कोशिश नाकामयाब हो गई। तीसरी कोशिश 14 जून को। वही सिया फिर जिद कर के केतन को 14 जून को किले पर ले गई, लेकिन संडे होने की वजह से वहां पर्यटकों की भारी भीड़ थी, जिसके कारण वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार 19 जून को सिया का जन्मदिन था और केतन उसे स्पेशल फील कराने के लिए किसी आलीशान रिसोर्ट में पार्टी देना चाहता था, लेकिन सिया अड़ गई कि उसे लोहागढ़ किले पर ही जाना है। उसने केतन की मां को वीडियो कॉल करके भी राजी कर लिया। 18 जून को दोनों किले पर पहुंचे, लेकिन इस बार मौत उसके पीछे पीछे चल रही थी। सिया का प्रेमी चेतन चौधरी अपनी स्कूटी से चुपचाप पहले ही लोहागढ़ पहुंच चुका था। पुलिस को सबसे बड़ा सुराग किले के टिकट काउंटर के सीसीटीवी फुटेज से मिला। जून की तपती गर्मी में जब तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था, तब एक युवक शॉर्ट्स के ऊपर पूरी बाजू की हुडी पहने, चेहरे को पूरी तरह ढके और कानों में हैंडसेट लगाए केतन और सिया के 20 फीट पीछे पीछे चल रहा था। गेट कीपर ने जब उससे टिकट मांगा तो उसने कहा कि वो सिर्फ
एक्साइज करने आया है और 25 रुपए का टिकट लेने से भी मना करने लगा। बाद में जब उस हुडी वाले ही की तस्वीर का मिलान चेतन चौधरी से किया गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। जैसे ही तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे, सिया और चेतन ने मिलकर केतन पर किसी चीज से वार किया और उसे 400 फीट नीचे गहरी खाई में धकेल दिया। मर्डर के बाद सिया ने पुलिस को गुमराह करते हुए इसे एक हादसा बताया, लेकिन पाप का घड़ा भरा ही था। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब सिया उनके घर पहुंची तो केतन की बहन सजना को सिया की बातों और हाव भाव पर गहरा शक हुआ। परिवार ने तुरंत ग्रामीण एसपी से बात की, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए टेक्निकल जांच शुरू की। जब पुलिस ने सिया और चेतन के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो अधिकारियों के होश उड़ गए। 1 जनवरी से 18 जून के बीच महज 6 महीने में दोनों के बीच 2004 बार फोन पर बातचीत हुई थी, यानी पूरे 238 घंटे। इतना ही नहीं, मर्डर वाले दिन 18 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक चेतन ने अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर रखा था और अपना फ़ोन अपनी दुकान पर ही छोड़ाया ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन ना मिले। वो अपने कर्मचारी का फ़ोन लेकर किले पर गया और पीछे से उसकी दुकान के लड़के उसके फ़ोन पर आने वाले कॉल्स उठा रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस सातिर प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें, इस सनसनीखेज हत्याकांड ने एक बार फिर साल भर पुराने इंदौर के मशहूर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हत्याकांड की खौफनाक याद ताज़ा कर दी। दोनों ही मामले में पीड़ित को ट्रेकिंग और पहाड़ों के ऊंचे रास्ते पर ले जाकर उनके सबसे भरोसेमंद साथी द्वारा ही मौत की खाई में धकेला जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि राजा की हत्या के बाद सोनम फरार हो गई थी, जबकि शिया यहीं रहकर रोने का नाटक कर हादसे की कहानी बुनती रही। आपको बता दें, केतन अग्रवाल सिर्फ एक होनहार बेटा ही नहीं बल्कि अपने पिता के बिजनेस का मजबूत सहारा था। उसने यूएस के बोस्टन से एमबीए की पढ़ाई की थी और पीसीएमसी में रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर ऑफ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में शानदार काम कर रहा था। लेकिन उस अंधे प्यार और खौफनाक साजिश की पूरी दास्तान ने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का मातम दे दिया। आज केतन अग्रवाल इस दुनिया में नहीं है और शिया गोयल अब उसका प्रेमी चेतन चौधरी सलाखों के पीछे अपने पापों की सजा गिन रहे हैं। लेकिन ये मामला हमारे समाज के सामने कई गंभीर और कड़वे सवाल खड़े कर रहा है। आखिर हमारी आज की पीढ़ी की मानसिकता किस दिशा में जा रही है? महज 20 साल की एक लड़की के दिमाग में अपने मंगेतर को, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, तड़पता तड़पता मरने का ख्याल कैसे आ जाता है? अगर रिश्ता पसंद नहीं था, अगर शादी नहीं करनी थी, तो समाज और परिवार के सामने खुलकर बगावत करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई? क्या किसी की जान लेना, किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लेना ही एकमात्र रास्ता बचा था? समझने वाली बात यह है, मैं तो सब उन बेटियों से, उन लड़कियों से कहना चाहता हूं कि आपको अगर आपके माँ बाप के द्वारा बताया गया लड़का पसंद नहीं है तो साफ साफ मना कर दीजिए, क्योंकि जो आपने किया या जो सिया के साथ हुआ ये इस बात का सबूत है कि इसके बाद भी आपकी जो जीवन है, वो जीवन साथी जिसको आप मार रही थी, जिसको आपने मार दिया, उसके बाद क्या हुआ? आपको जेल जाना पड़ा। तो इससे बेहतर है कि उसकी जान लेने के बजाय आप साफ साफ माँ बाप से कह दीजिए कि हमें शादी नहीं करनी है, अपने प्रेमी के साथ जाना है। कम से कम एक घर तो बच सकेगा। साथ में आपने 3 घरों को बर्बाद किया, जिसको मारा उसका घर बर्बाद, आपका अपना घर बर्बाद, साथ में जो आपका प्रेमी है वो भी जेल में तो उसका घर भी बर्बाद। आप बच सकते हैं, जरा सोचिए, हिम्मत जुटाइए। मर्डर करने की जब हिम्मत जुटा सकते हैं तो अपने माँ बाप और समाज के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाइए। कम से कम आप 3 परिवारों को तो बचा पाएंगे। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त चौतरफा हमलों और विवादों के चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। उज्जैन की पवित्र धरती पर एक ऐसा जमीन का बवंडर उठा जिसने कांग्रेस ने सीधे सीधे महाकाल की जमीन की लूट का नाम दे दिया। विपक्ष का आरोप है कि सीएम के कुनबे ने पद का फायदा उठाकर करोड़ों की जमीन दबा ली है और उनके बाद मोहन यादव के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। लेकिन ठहरिए,
कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस पूरे सियासी ड्रामे में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री होती है। अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव करते हुए एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसकी गूंज ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हिल गया। जी हां, अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि ये कोई घोटाला नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चल रही कुर्सी छीनो गैंग की एक बहुत बड़ी साजिश है। आइए आपको बताते हैं इस जमीन विवाद, मोहन यादव के 23 साल पुराने राजनीतिक किस्से और अखिलेश यादव के उन दावों की पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल सारा बखेड़ा शुरू होता है एक मीडिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिसंबर 2023 में जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वैसे ही उनके परिवारजन, करीबियों, उनसे जुड़े रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में अंधाधुंध जमीनों की खरीदारी करना शुरू कर दिया। दावा है कि देखते ही देखते इन लोगों ने करीब 168 एकड़ जमीन के 137 भूखंड अपने नाम करा लिए, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब इसमें सबसे बड़ा झोल ये बताया जा रहा है कि ये सारी जमीनें उन्हीं इलाकों में खरीदी गई जहां भविष्य में इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, बड़े रोड प्रोजेक्ट, मास्टर प्लान के तहत लैंड यूज में बदलाव, 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व से जुड़े विकास कार्य होने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि मास्टर स्टॉक खेलते हुए पहले ही कोड़ियों के भाव जमीन खरीद ली गई ताकि सरकारी प्रोजेक्ट आते ही इनकी कीमतें आसमान छूने लगें और करोड़ों का मुनाफा कमाया जा सके। वहीं जैसे ही ये खबर बाहर आई, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लूट की सरकार और कुर्सी की आपसी लड़ाई का नतीजा बताया। वहीं एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग का दावा ठोक दिया। सुप्रिया तिनेत और तृणमूल कांग्रेस की सारिका घोष ने भी इसे एक महाघोटाला करार दिया। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल एक चौंका देने वाली खबर आप सबने देखी, जहां इस देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा, जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, ये राष्ट्रीय मामला भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला। ये हो या अयोध्या हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। लोगों की आस्था इन शहरों से जुड़ी हुई है और पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ, उज्जैन में आपको पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं। आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो। आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। वहीं मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री कार्यालय तुरंत एक्शन में आया और एक बड़ी सफाई जारी की। सरकार की तरफ से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया कि जब से मोहन यादव ने सीएम पद संभाला है, तब से ना तो उन्होंने
उनकी पत्नी सीमा यादव और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कोई नई जमीन खरीदी है। ये सारे आरोप झूठे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं इस पूरे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब अपनी जुबान खोली तो उन्होंने अपनी ही सहयोगी कांग्रेस से अलग स्टैंड लिया और मोहन यादव के बचाव में उतर आए। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सीधे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर तीर छोड़ दिए। अखिलेश ने कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए पूरा ताना बाना खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों ने बुना है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि अगर मोहन यादव पर 168 एकड़ के आरोप लग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी 300 से 600 एकड़ जमीन हासिल की है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने इस दावे के पक्ष में कोई लिखित सबूत पेश नहीं किया। आपको बता दें, इस जमीन विवाद के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का साल 2003 का एक दिलचस्प और पुराना राजनीतिक किस्सा भी गलियारों में तैरने लगा। ये बात तब की है जब मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन जिले की वड़न नगर सीट से मोहन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, वहां के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक शातिलाल धावी के समर्थक भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। उनके लिए मोहन यादव एक बाहरी उम्मीदवार थे। विरोध इतना तगड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन मोहन यादव से अपना टिकट वापस लेना पड़ा और दोबारा शांतिलाल धावी को ही मैदान में उतारना पड़ा, जो बाद में चुनाव जीत भी गए। कहा जाता है कि मोहन यादव ने खुद बड़े दिल का परिचय देते हुए पार्टी लीडरशिप से अपना टिकट वापस करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने उज्जैन दक्षिण सीट का रुख किया और वहां कांग्रेस के कद्दावर नेता जयसिंह दरबार को 10,000 वोटों से पटकनी दी। 1984 में एबीवीपी और आरएसएस से अपना सफर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव इसके बाद लगातार 2013 से उज्जैन दक्षिण से जीतते रहे और पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के चेतन यादव को करीब 13,000 वोटों से हराकर तीसरी बार विधायकी जीती और आज वो सूबे के मुखिया हैं। फिलहाल उज्जैन की जमीन से उठा ये सियासी बवंडर अब मध्य प्रदेश की सरहदें लांघकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बारूद की तरह फैल चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे महाकाल की जमीन की लूट बताकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के इस दावे ने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी साजिश है। पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आने वाले आधिकारिक बयान इन आरोपों की कितनी हवा निकाल पाते हैं और कांग्रेस जो इस मुद्दे पर आक्रामक है वो आगे क्या कदम उठाती है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस जमीन के सौदे ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। कुछ दिन पहले तक जिस एनकाउंटर को भोजपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपाने वाली सफल कार्रवाई बता रही थी, आज वही मामला सम्राट सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जी हां, 17 जून को शाहपुर इलाके में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। परिवारजनों के आरोप और गंभीर हो गए हैं। जनता का बढ़ता आक्रोश, भोजपुरी स्टार पवन सिंह का दखल और सोशल मीडिया पर उठे सालों के तूफान के बाद सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब खाकी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में मंगलवार और बुधवार को ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर एनकाउंटर में शामिल पुलिस टीम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन सरकार ने बड़ा प्रशासनिक हंटर चलाते हुए जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश वर्मा को पद से हटा दिया। उन्हें पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। उनकी जगह पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया एसडीपीओ नियुक्त किया गया। वहीं स्थानीय लोग अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर पुलिस की थ्योरी पूरी तरह साफ और सही थी तो फिर इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों को हटाने और उन पर मर्डर का केस दर्ज कराने की नौबत क्यों आई। परिवारजनों का दावा है कि पुलिस की टीम 28 वर्षीय भरत तिवारी को अपने साथ
जबरनिया गांव से लेकर गई थी, यानी जबरदस्ती ले गई थी। वहां भरत ने बाकायदा फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात जनता के सामने रखी। इसके बाद अपने हथियार छोड़कर पुलिस के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था। मां का आरोप है कि हथियार डालने और सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा और घेर कर उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, घटना के बाद भरत के पिता काशीनाथ तिवारी को पूरे दिन थाने में अवैध रूप से बैठा कर रखा गया और काफी देर बाद परिवार को मौत की सूचना दी गई। आपको बता दें, शाहपुर प्रखंड के बिकलौती गांव के रहने वाले 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी कोई साधारण युवक नहीं थे। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। ग्रामीणों और समर्थकों के मुताबिक भरत इलाके में सड़क, बिजली, साफ पानी, बाढ़ प्रभावित पुनर्वास और सोन नदी के किनारे बसे गांव की समस्याओं को लेकर लगातार जमीनी और डिजिटल लड़ाई लड़ रहे थे। वे अक्सर स्थानीय भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ खुलकर वीडियो बनाते थे और लिखते भी थे। फिलहाल अब देखना यह है कि न्यायिक जांच की आंच में भोजपुर पुलिस के कौन कौन से बड़े चेहरे झुलसते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरें जिन्होंने व्यवस्था के बंद दरवाजों पर तगड़ी चोट की है। चाहे वो लखनऊ के बेसमेंट में चल रहा मौत का धंधा हो, रिश्तों के कत्ल की पुणे की वो खौफनाक साजिश हो, उज्जैन की धरती पर छिड़ा जमीनी घमासान हो, या फिर भोजपुर पुलिस के एनकाउंटर पर उठते संगीन सवाल हों, इन सभी ने एक बात तो साफ कर दी है, सच को चाहे लाख पर्दों के पीछे छुपाने की कोशिश की जाए वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखना यह होगा कि लखनऊ से लेकर भोजपुर तक जो जांच की आंच शुरू हुई है उसमें कौन कौन से बड़े चेहरे झुलसते हैं और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।